द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ इस्लामाबाद से शरीक गुफ्तगू हैं वसीम अल्ताफ साहब और गोवा से मौजूद हैं अभिषेक मिश्रा जी। आज मैं बात करना चाह रहा हूं जी कि अभी रिसेंटली ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर आए थे इंडिया चंद दिन पहले, और अभी जो है मुत्तकी साहब फॉरेन मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान के, वो इंडिया में मौजूद हैं और एक हफ्ते का विजिट है उनका। तो सुना है कि दारुल उलूम देवबंद भी जाएंगे वो। अभिषेक जी, अगर आपसे मैं शुरू करूं, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का जो डेलीगेशन था उसमें कहा जाता है कि बड़ा ही हाई पावर डेलीगेशन था और उसमें 125 लोग, इंपॉर्टेंट लोग शामिल थे, जिनमें बहुत से सीईओज थे, यूनिवर्सिटीज के लोग थे। 9 कैंपसेस जो हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियां इंडिया में कायम करेंगी। तो क्या सिग्निफिकेंस है इस विजिट की? देखिए, मेरे ख्याल से तो ये एक वाटरशेड मूवमेंट है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि इंडिया ने फुल कैपेसिटी की जो इंटरनेशनल रिलेशंस होता है वो अफगानिस्तान के साथ उन्होंने रिस्टोर कर दिया है। सो इन अ वे दे हैव रिकॉग्नाइज्ड तालिबान गवर्नमेंट। अर्लियर दे यूज, पहले वो अफगानिस्तान के स्टेट को रिकॉग्नाइज तो करते थे पर गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। But they have come to terms, perhaps government of India has come to terms कि तालिबान are here to stay और आपको इन्हीं के साथ फिर ट्रांजैक्शंस करने हैं। तो उसको देखते हुए ये जो स्टेप है वो उठाया गया। आपको यदि याद होगा तो कुछ दिन पहले रशिया ने भी यही काम किया था और पुतिन साहब ने भी डिक्लेयर किया था कि वो तालिबान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो आई गेस कि कोई डील पीछे से हुई होगी, तो उसको देखते हुए ये बहुत बड़ा स्टेप है। और देखिए, इंडिया की तो अफगानिस्तान में बहुत इन्वेस्टमेंट है। सिर्फ इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट नहीं है, कल्चरल इन्वेस्टमेंट है, सोशल इन्वेस्टमेंट है, प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट है, एंड अनलाइक एनी अदर वेलफेयर ग्रुप, क्योंकि इंडिया अफगानिस्तान में सिवाय वेलफेयर के कोई और काम करता नहीं है। बट द गुड थिंग्स विद द इंडियन, दे डोंट बिहेव लाइक इवेंजलिस्ट या मिशनरीज या किसी और की तरह, नहीं कि हमने आपके लिए अच्छा काम किया जी, अब आप जो है अब अपना जो है वो चेंज कर लें। तो ये एक इंडिया की सबसे खास बात है, विच हैव अर्न गुडविल टू इंडियंस। और मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी जो इस्टेब्लिश होगी वो उनको अफगानिस्तान के बच्चों को पढ़ने में, पढ़ाने में, उनको स्किल्स देने में, जो कि आज की सेंचुरी में आवश्यकताएं हैं। और इंडियन प्रोफेसर्स, इंडियन यूनिवर्सिटीज की बहुत डिमांड ऑलरेडी हो चुकी है। मैंने अपनी सारी पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएशन से पीएचडी तक विदेश से ही करी है। और आप विश्वास माने सर, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाइए, आपको वहां पे 1/4 स्टूडेंट इंडियन ही दिखते हैं, खासकर मास्टर्स और रिसर्च प्रोग्राम्स में, विच हैव एस्टैब्लिश्ड द क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडियंस। तो अब अगर तालिबान 2.0 में ये चाहते हैं कि तालिबान जो है वो शिक्षा की ओर जाएं, वो एजुकेशन की ओर जाएं, तो इंडिया को बिल्कुल उनको हेल्प करनी चाहिए। और जो यूनिवर्सिटी में, आपको शायद पता है कि नहीं, ऑलरेडी कितने अफगानी यहाँ पढ़ते हैं, चंडीगढ़ में, पुणे में, गोवा में, जिनको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप देती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके रहने, खाने, पढ़ने सबकी व्यवस्था करती है। ऐसे बहुत से स्टूडेंट ऑलरेडी भारतवर्ष में हैं। तो अब अगर आप बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज अगर हमारी अफगानिस्तान में खुलने जा रही है, तो इट्स अ वेलकमिंग न्यूज। और फिर यूनिवर्सिटीज तो हमेशा एक अच्छा साधन है प्रोग्रेसिवनेस के लिए, खुले दिमाग के लिए, सोच विचार के लिए। मैं जानना चाह रहा था, जो बर्तानिया जो खोलने जा रहा है 9 कैंपसेस इंडिया में ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज के, देखिए वो तो मैं उसका बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ। वो दिस विल बी, बिकॉज मैं खुद जब मैं कजाकिस्तान में था तो मैं डेमोनफोर्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, और वो भी वही मॉडल था। ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने वहाँ यूनिवर्सिटियां खोली हुई थी और वो वहाँ के लोगों को पढ़ाते थे। देखिए, अगर आपको लोग बाहर पढ़ने क्यों जाते हैं? डिग्री के लिए नहीं जाते इंडियन। मोस्ट ऑफ द इंडियन गो अब्रोड कि वो वहाँ सेटल हो जाए, ठीक है ना, या वो कुछ नहीं तो 2-3 साल का विदेश देख करके आए। अब अगर आपको यहाँ पे डिग्री मिलेगी, आई नो द कॉस्ट ऑफ दो यूनिवर्सिटी डिग्री इतनी ज्यादा होगी। मतलब कजाकिस्तान में $12,000 पर ईयर पे डिग्री थी, जो लोकल यूनिवर्सिटी थी वो $1,000-1,200 लेती थी। तो आपके पास खेम दे ला खेम बच्चे आते थे, और उसके बाद फिर आपकी प्रोफेसरशिप कहाँ से आएगी, उसकी क्वालिटी मेंटेनेंस कौन करेगा? वो क्या यूजीसी के अंडर में ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज रहेंगी? जैसे हम जब कजाकिस्तान में होते थे तो हमारी कॉपियां जब हम चेक कर लेते थे तो वो यूके जाती थी, वहां पे वो फिर क्रॉस चेक होती थी। कुड यू बिलीव दैट? तो वो ब्रिटिशर्स
मुझे ये मॉडल आई डोंट नो, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, एवरीवन इज वेलकमिंग, बट आई डोंट थिंक कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज खोलने का कोई सेंस बनता है। यूनिवर्सिटी में थोड़े कुछ होता है, लोग यही, मैं ही जाके किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहूंगा तो वो यूनिवर्सिटी कौन सी स्पेशल हो जाएगी। सो मैं कोई बड़ा इसको वो नहीं देखता, बल्कि इंडिया को चाहिए अब वो यूके में, यूएस में अपनी यूनिवर्सिटियों का कैंपस खोलें, जैसे दुबई में आईआईटी खोला है। टाइम हैज कम, इंडिया शुड टेक इट्स यूनिवर्सिटीज अब्रोड। पहले भी आप देख लें, आप जहां रहते हैं, वसीम सर जहां रहते हैं, तक्षशिला वहीं पे बगल में है। तक्षशिला में दुनिया के दूर दूर से स्टूडेंट आकर के वहां पढ़ा करते थे। सो मैं इसका कोई बहुत ज्यादा बड़ा फैन नहीं हूं, बट यस, अगर वो खोल रहे तो वेलकम है। अब वो रिसर्च फंडिंग और ये सब अगर लाते हैं पॉन्ड में तो भी वेलकमिंग है। मगर अगर वो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी खोज रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज विल बिकम अनदर कंपनीज की, यहाँ पे हाई फीस लेकर के बच्चों को और फिर आप अगर बाहर उसको ट्रांसमिट कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक कि उस मॉडल की जरूरत है। ऑक्सफोर्ड का कैंपस इंडिया में क्या फायदा अगर आप यूएस यूके के ऑक्सफोर्ड कैंपस में गए ही नहीं। तो मैं नहीं फैन हूं, बट ठीक है। लेकिन जैसे सब चीजें अलाउड हैं तो ये भी, और आई होप कि इंडियन यूनिवर्सिटीज विल गो एंड ओपन देमसेल्व्स इन यूके। अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर मैं ऐसी यूनिवर्सिटीज का कोई बहुत ज्यादा फैन नहीं हूं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होंगे रेगुलेशन ऑफ कौन अपॉइंट करेगा, कैसे अपॉइंट करेगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगे अपॉइंटमेंट के, क्या एलिजिबिलिटी होगी, कोर्स कौन डिटरमाइन करेगा, कोर्स कंटेंट कौन डिटरमाइन करेगा। तो दिस विल बी हेल लॉट ऑफ प्रॉब्लमेटिक थिंग, बट वेलकम। जी। अच्छा, वसीम साहब, ऑलरेडी जो है कुछ इंडियन यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस बाहर हैं। मसलन मुझे याद पड़ता है एमिटी यूनिवर्सिटी है एक प्राइवेट सेक्टर में, वो मैं कहीं पढ़ रहा था इफ आई रिमेंबर करेक्टली कि सिंगापुर में भी उनका कैंपस है, यूएई में है, फिर अमेरिका में और इंग्लैंड में भी है। तो अनलाइक पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी, पाकिस्तानी किसी यूनिवर्सिटी का सिवाय दुबई के मेरे ख्याल एक आध कैंपस है जैबिस्ट का दुबई में, और तो कोई मुझे याद नहीं पड़ता कि कहीं हो। और दूसरा ये देखिए कि इंडिया में कितने इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल विजिटर्स आते हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं आते। और आज जो है इस्लामाबाद में तकरीबन लॉक सिचुएशन हुई हुई है कि जी रास्ते बंद कर दिए हैं, वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले तशरीफ ला रहे हैं। तो ये क्या है, हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन, जो कंट्रास्ट है इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए जी, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है ये। आप देखिए ना कि इंडिया में पंडित नेहरू जो थे, उन्होंने आईआईटीज स्टैब्लिश की, जिससे कि और शुरू में, और ये जाहिर करता है आपकी प्रायोरिटीज को। और उसके बाद फिर बहुत सी जगहों पे जो स्कूल थे वो खोले गए, और उस वक्त के जो डिसिप्लिन्स थे, जो मॉडर्न डिसिप्लिन्स थे, वो इंट्रोड्यूस कराए गए। दूर दराज जगहों पे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज स्टैब्लिश की गई। तो उसी का नतीजा है कि आज इंडिया में आपको बहुत हाई परसेंटेज नज़र आती है लिटरेसी की, एजुकेटेड लोगों की, उन लोगों की जो कि इंडियन ओरिजिन से हैं और पूरी दुनिया में उनका एक मकाम है, उनकी एक हैसियत है। इंडियन डॉक्टर्स हैं, इंडियन इंजीनियर्स हैं, इंडियन आईटी एक्सपर्ट्स हैं, पूरी दुनिया में आपको वो मिलेंगे। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन पे कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई, और बाद में जो आपको एक बूम नज़र आता है ना, वो भी उसके पीछे कमर्शियल इंटरेस्ट थे। यानी जो प्राइवेट सेक्टर में आज आपको बेशुमार यूनिवर्सिटीज नज़र आती हैं, मेडिकल कॉलेजेस नज़र आते हैं, वो उनके पीछे कमर्शियल इंटरेस्ट हैं कि पैसा बनाया जाए। अदरवाइज आप ये देखिए कि हमारी जो रैंकिंग है दुनिया की, जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, पहली 100 यूनिवर्सिटीज़, उनमें से तो एक भी नहीं है हमारी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी। बल्कि और 300 350 तक नहीं है सर। 350 में भी नहीं है हमारी कोई टॉप की यूनिवर्सिटी भी हमारी नहीं है, शुरू की 350 यूनिवर्सिटीज में। तो ये बहुत ही एक हमारी बदकिस्मती है कि हमने बजाय हम तालीम को प्रमोट करते, हमने रिलीजियस फनेटिक्स को प्रमोट किया। और वो रिलीजियस फनेटिक्स जो हैं वो दहशतगर्दी भी करते रहे, वो लोगों को
जहालत की तालीम भी देते रहे, और आज वही आप देखें कि इस वक्त हमारे सर पे सवार हो चुके हैं। इस वक्त पूरा इस्लामाबाद बंद है। लाहौर में इस वक्त शदीद तरीन हंगामे हो रहे हैं। सड़कों के ऊपर तहरीक लब्बैक वाले निकले हुए हैं और पुलिस पे पथराव कर रहे हैं और जलाओ घिराव कर रहे हैं। तो जो इंडियन लीडर्स की प्रायोरिटीज थी वो आज इस मकाम पे हमें नजर आती हैं कि यूके अपने कैंपसेस इंडिया में खोल रहा है। 9 यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस वहां पे खोले जाएंगे, और आज हमें हमारे मुल्क की सड़कों पे, बाजारों में मौलवी नजर आ रहे हैं जो कि जलाओ कर रहे हैं, घिराव कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं। तो जो हमने बोया हम वो काट रहे हैं, जो उन्होंने चीजें प्रायोरिटाइज की वो उसका फल उनको मिल रहा है। तो मैं इसको इस अंदाज में देखता हूँ। जी शकील। अच्छा अभिषेक जी, ये जो विजिट था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का, इसमें उन्होंने ये कहा कि वो समझते हैं कि इंडिया इज अ ग्लोबल लीडर और इसको राइटफुल प्लेस मिलनी चाहिए यूएन में। तो क्या आप देखते हैं कि 2-4 साल में, 5 साल में क्या इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल की सीट मिल जाएगी, परमानेंट सीट जो है? देखिए सर, 1945 की रियलिटीज और 2025 की रियलिटीज तो सेम नहीं है। उस समय दुनिया में मुश्किल से 51 कंट्री हुआ करते थे और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वर कॉलोनीज। आज जो है 195 से ज्यादा, 195 से ज्यादा मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन के, विच इज सिग्निफाइज कितने स्टेट्स बन चुके हैं। और जो पावर शिफ्ट है वो भी हो चुका है। आपने देखा कि अगर यूएस ने 1945 में जर्मनी को और एक्सिस पावर को हराया था, तो उसके बाद से आप अगर अमेरिका का पावर डिक्लाइन हुआ, वियतनाम में दे हैड टू बाइट द डस्ट, अफगानिस्तान में दे हैड टू बिट द डस्ट। सेम थिंग विद द, जितने भी उन्होंने इस तरीके के फोर्स वाले एडवेंचर किए, उसमें सब में उनको कोई बहुत ज्यादा सफलता तो मिली नहीं, बल्कि हर जगह उनको वो एक तरीके से हार का ही वो देखना पड़ा। या आप वो कह लें कि अब फोर्स की वो जगह भी नहीं बची है समाज में। तो उसको देखते हुए यूनाइटेड नेशन चार्टर का अगर मैं गलत नहीं हूं तो 105 आर्टिकल 105 के में अमेंडमेंट की व्यवस्था है, और ये कहा गया था कि सिक्योरिटी काउंसिल में ज्योग्राफिकल रियलिटीज के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन होगा। सिक्योरिटी काउंसिल जो आर्टिकल 24 से लेकर के आर्टिकल 51 यूएन चार्टर का पूरा जो मैकेनिज्म है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, उसको देखता है। मगर आप उसमें 27 में आपने वीटो दिया हुआ है। कोई भी मैटर जो है, जो कि सब्सटेंटिव मैटर है, वो बिना कंसेंसस ऑफ द 5 स्टेट्स है उनके पास नहीं हो सकता। अगर वो पांचों एक साथ नहीं होते, कई बार वो एब्सटेन कर देते हैं तो बड़ा मैटर हो गया, तो वेदर एब्सटेंशन अमाउंट्स टू दिस एंड दैट। तो बिल्कुल इंडिया एक आप देख लें, एशिया में पॉपुलेशन वर्ल्ड की 8 बिलियन अगर है, तो 50% वर्ल्ड पॉपुलेशन यहाँ रहती है और 50 से ज्यादा ही शायद यहाँ रहती है। तो इंडिया को जगह ना मिलना, इंडिया दुनिया की 3rd रिचेस्ट इकोनॉमी है, इंडिया की 5th लार्जेस्ट आर्मी हमारे पास है दुनिया का। हमने जो ट्रायड कैपेसिटी है, यानी वी कैन एग्जीक्यूट न्यूक्लियर वेपन और कैरी आउट न्यूक्लियर अटैक वाया एयर, सी एंड लैंड, हर तरीके से। तो इंडिया इज अ राइजिंग सुपर पावर। इंडिया का सिक्योरिटी काउंसिल में ना होना, इंटरनेशनल जिसे कह लीजिए गवर्नमेंट में इंडिया की पार्टिसिपेशन ना हो, दैट मेक्स नो सेंस। तो मैं बिल्कुल ये समझता हूं कि समय आ गया है कि अब यूरोप इतना छोटा सा यूरोप है, उससे फ्रांस है, उससे यूके है और उसी से रशिया भी है। आप रशिया को यूरोप का से तो अलग नहीं कर सकते ना। एटलीस्ट रशियन जो पॉपुलेशन वाइज है, भले कुछ रशियंस अपने आप को बोले कि हम एशियन है, लेकिन टेक्निकली तो वो वाइट है, वो यूरोपियन है। तो यूरोप से 3 रिप्रेजेंटेशन है, और अमेरिका भी यूरोपियन ही है। अमेरिका कौन सा वो लोकल नेटिव इंडियंस है, वो भी तो वाइट यूरोपियंस हैं। तो पॉइंट ये कि ये बेसिकली यूरोपियन डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन बन के रह गया है, जहां पे यूरोपियन इंटरेस्ट को जो है वो एक तरीके से प्रमोट किया जाता था, या अमेरिकन इंटरेस्ट यूरोपियन इंटरेस्ट कन्फ्लेट हो चुके थे। तो यस, इंडिया शुड एंड मस्ट, नॉट ओनली इंडिया, आई गेस जापान, इंडिया, ब्राजील,
और अफ्रीका से साउथ अफ्रीका। ये जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, एनलार्जमेंट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल होना चाहिए, और इसी के लिए यूएन चार्टर में ये अमेंडमेंट की व्यवस्था दी गई है। इंडिया शुड बी अ मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल विद वीटो पावर्स। अच्छा वसीम साहब, आपको इल्म होगा कि अफगानिस्तान ने पहलगाम टेरर अटैक की मजम्मत की थी, और उसके बाद फिर डॉक्टर जयशंकर ने, जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, उन्होंने मुत्तकी साहब को फोन भी किया था। तो इससे क्या आपको लगता है कि जियोपॉलिटिकल रियलिटी जो है हमारे खित्ते की कुछ तब्दील होगी और पाकिस्तान के लिए कुछ मुश्किल हो सकती है? आज जैसे खबर आई थी कि पीएफ के फाइटर जेट्स ने काबुल में बॉम्बिंग की है, और वो जो कहा जाता है टारगेट था वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान का कोई लीडर था। तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? अफगानिस्तान के साथ हमारे जो हैं ताल्लुकात मजीद खराब होंगे? जी, बज़ाहिर तो ऐसे ही लग रहा है, स्पेशली ये जो बॉम्बिंग की गई है काबुल के नवाह में, और ये अभी रिसेंटली जो एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें कि 16 हमारे फौजी जवान जो हैं वो मारे गए हैं, और पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया है, और रिटेलिएशन भी ऐसे वक्त पे हो रही है जब इंडिया में अफ़गान फॉरेन मिनिस्टर गया हुआ है, और उसके बाद फिर जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो बयानिया जारी किया गया है उसमें ये भी है कि जो 2600 किलोमीटर की हमारी सरहद है इंडिया के साथ, वहाँ पे अगर इंडिया की तरफ से कोई एक्शन होता है तो जो हमारे ट्रुप्स हैं उनको किसी अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने तौर पे उसको एक रिएक्शन दे सकते हैं, और वो इवन एडवांस भी कर सकते हैं इंडियन टेरिटरी में विदाउट गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द हाई अप्स। अब ये एक बहुत बड़ी एक पैराडाइम शिफ्ट है हमारी जो डिफेंस डॉक्ट्रिन है उसमें। तो मुझे सूरत हाल खासी इस वक्त पेचीदा और ख़ासी नाजुक नज़र आ रही है, अफ़गानिस्तान के हवाले से भी और इंडिया के हवाले से भी। दोनों फ्रंट्स के ऊपर सूरत हाल हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, और मेरा ख़्याल है कि इस वक्त हमारी जो मुक़तदरा है, पावर्स दैट बी, उन्होंने एक बड़ा टफ स्टांस लिया है टुवर्ड्स अफ़गानिस्तान एंड टुवर्ड्स इंडिया। तो आने वाले दिनों में जो हालात हैं वो ख़राब हो सकते हैं, इसका इम्कान नज़र आ रहा है। रीजनल लेवल पे मैं फोर्सी कर रहा हूँ कि जो सिक्योरिटी थ्रेट है वो बढ़ जाएगी, और मुल्क के अंदर तो आपको पता ही है कि ऑलरेडी इस वक्त सिचुएशन खासी ख़राब है। जैसे अभी हमने बात की कि इस वक्त भी पंजाब में एक वसी पैमाने पे एक एजिटेशन जारी है। तो अफ़गानियों के साथ सिचुएशन ज़्यादा ख़राब होने का इम्कान है, ख़ास तौर पे जो ये एयर अटैक किया गया है इसके बाद। जी शकील। अच्छा, 2021 में जब तालिबान आए थे पावर में, तो हम तो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि ये हमारे ही बच्चे हैं और कोई मसला नहीं होगा। हमारे आईएसआई चीफ गए थे, वो वहाँ सरीना में चाय पी रहे थे और पूरी दुनिया को यकीन दिला रहे थे कि एवरीथिंग विल बी ओके। तो वही जो है वो हमारे गले पड़ गए हैं, और उनके लिए हमने पूरी दुनिया से लड़ाई मोल ली थी। अमरीकी जब कहते थे कि भाई ये डबल गेम ना करो, पैसे हमसे ले रहे हो और प्रोटेक्ट आप तालिबान को कर रहे हो, तो वो फिर तालिबान जो है, व्हाई डिड दे टर्न अगेंस्ट अस? देखिए, बहुत से फैक्टर्स थे इसमें। एक तो जनरली जो अफ़गान थे या अभी भी अफ़गान जो हैं, वो पाकिस्तान के हवाले से कुछ उनके अच्छे व्यूज़ नहीं हैं, उनकी परसेप्शन कोई पॉजिटिव नहीं है, और उसकी वजह ये है क्योंकि पाकिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल हुई अफ़गानिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए, और यहाँ से हमने तालिबान तैयार किए जो कि अफ़गानिस्तान के अंदर जाके दहशतगर्दी करते थे। तो एक तो वो जो हमारा एक हिस्टोरिकल बैकलॉग है
वो कोई इतना अच्छा नहीं है कि हमें अफगानिस्तान में पसंदीदगी की नज़र से देखा जाए। एक तो ये है। दूसरा ये कि हमने कभी भी लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाई। हम समझ लें कि अगर आवरली बेसिस पे नहीं तो कम से कम डेली बेसिस पे हम बनाते रहे कि आज ये कर लेते हैं तो कल ये कर लेंगे और परसों ये कर लेंगे। तो इनिशियली हमारा ख्याल यही था कि जो नई गवर्नमेंट आई है अफगानिस्तान में, आपको याद होगा फैज़ हमीद 2021 में वहाँ पे गया भी था और जी। वहाँ पे उसने चाय पी थी और एक पाकिस्तान का जो एम्बेसडर था वो पीछे खड़ा हुआ वो दांत निकाल रहा था और बड़ा वो खुशी का इजहार कर रहे थे जी कि यहाँ पे जी अब हमारी एक फ्रेंडली गवर्नमेंट आ गई है और यहाँ पे अब हम हमारा इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन तालिबान जो हैं वो उन्होंने एक तो कोई इतना ज़्यादा गर्मजोशी का मुज़ाहरा नहीं किया, उनकी काफ़ी रिज़र्वेशंस थीं और दूसरा फिर जो टीटीपी है, टीटीपी ने उनको यहाँ पे सैंक्चुरीज़ प्रोवाइड की थी, तो इनको फिर सैंक्चुरीज़ प्रोवाइड करनी पड़ी टीटीपी को अफ़गानिस्तान में। अब पाकिस्तान इस चीज़ को अच्छी नज़र से नहीं देखता कि ज़ाहिर है कि वो यहाँ पे भी वो एक शरिया लॉ लाना चाहते हैं और यहाँ पे भी वो उसी तरह की हुकूमत कायम करना चाहते हैं। तो एक ये भी बहुत बड़ा एक जो जिसको कहते हैं कि एक रीज़न बना पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान झगड़े का और एक बोन ऑफ कंटेंशन थी कि यार आपने क्यों इन लोगों को वहाँ पे रखा हुआ है जो कि हमारे मुल्क में आके हमले करते हैं। तो एक ये फैक्टर। फिर उसके अलावा जो तालिबान हैं वो ग़ालिबन हमसे ज़्यादा फ़ोरसाइट रखते हैं। उन्होंने इंडिया की इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ किया और इंडिया के साथ उन्होंने करीब होने की कोशिश की और ये जो अभी प्रेज़ेंट विज़िट है उनके फ़ॉरेन मिनिस्टर का, ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। और वो अभी इंडिया गए हैं और इंडिया जो है, इंडिया ने अभी फुल रिकॉग्निशन तो नहीं दी मौजूदा हुकूमत को, लेकिन उस तरफ वो चल पड़े हैं और हो सकता है कुछ दिनों बाद वो एक फुली रिकॉग्नाइज़ कर लें अफ़गान गवर्नमेंट को। तो मेरा ख़्याल है कि हम अभी तक भी तय नहीं कर पाए कि हमने तालिबान के साथ किस तरह के रवाबित रखने हैं और किस तरह की हमारा एक ताल्लुक़ होना चाहिए। यही हाल इंडिया के हवाले से है, यही ईरान के, यही चीन के और यही अमेरिका के। जी, शकील। अभिषेक जी, थोड़ा-सा हम मौज़ू को बदलते हैं। इंडिया में बड़े अच्छे तालीमी इदारे हैं, ख़ास तौर पे आईआईटीज़ जो हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी का बड़ा तज़किरा होता है और कि बिल गेट्स से एक दफ़ा पूछा गया कि अगर एक ही यूनिवर्सिटी से आपको रिक्रूटमेंट की इजाज़त हो तो आप किस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करेंगे? तो उन्होंने आईआईटीज़ कहा। इसके अलावा जो है परवेज़ हुद भाई से एक दफ़ा बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि आईआईटी से भी बेहतर इदारे इंडिया में मौजूद हैं, जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। वहां पे उन्होंने कुछ अरसा काम भी किया। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बेंगलोर में और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो अहमदाबाद में है, बहुत अच्छी रेपुटेशन है इनकी। तो लीगल एजुकेशन के लिए आपकी यूनिवर्सिटी है, और भी यूनिवर्सिटियों का मुझे बताइएगा। और फिर स्कूल जो हैं, कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो बड़े कंपेटिटिव हैं। वहां पे क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या होगा ऐसे स्कूलों का? हमारे यहाँ भी एक लाहौर में इदारा है, एचिसन कॉलेज। तो हाउ वुड यू कंपेयर द टू? वसीम सर की बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ, बहुत अच्छी बात की उन्होंने। बस एक चीज से मेरा उनसे थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट है, हम्बल डिसएग्रीमेंट। जी, ये जो हमारे यहाँ ये एक नैरेटिव है कि नेहरू जी ने जो आईआईटीज या इनकी स्थापना की, वो सच बात है। मगर देखिए, अगर इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने से लोग इंजीनियर बन जाते हैं वर्ल्ड क्लास, सो दुनिया के हर देशों में शकील सर इंजीनियरिंग कॉलेज है, इवन पाकिस्तान में भी है। मैं ये बताऊं कि जो हाँ जहां आप हैं, बिकॉज ये 1000 साल से जो हमारे ऊपर अटैक हुए, वो अटैक कहाँ हुए? वो हमारे गुरुकुलों पे हुए, वो हमारी यूनिवर्सिटियों को तोड़े और जलाए गए।
आपको मैं एक किताब, अब अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको साइंस के ऊपर इतने किताबों के नाम बता सकता हूं जो कि हमारे यहाँ पे पुराने समय में लिखे गए और उनकी आज भी वैल्यू। मेरे सामने ये लिस्ट ऑफ किताब मैंने डाली चैट जीपीटी पे, वो उन्होंने 6 पेज का लिख दिया, मैं अभी सारे के सारे वो बोल भी नहीं सकता। तो मतलब जैसे मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी के लिए आर्यभट्टा की जो किताब है, फिर ब्रह्म क्या है, ब्रह्म फुट सिद्धांता, सूर्य सिद्धांत, लीलावती एंड विजानता, फिर है पंच सिद्धांतिका, चरवाक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय मानस। सो देयर इज थाउजेंड। आप हमारे यहाँ की, आप क्या भी है, पाकिस्तान हमारा ही, हम लोग एक ही लोग हैं। पाकिस्तान में आप जाके एंशियंट जरा बिल्डिंगें देख के आइए जो कि अंग्रेजों के और मुगलों के आने से पहले बने हुए हैं। दे वर टेक्नोलॉजिकली वेरी हाई। हमारे यहाँ एक मंदिर है जो पूरे के पूरे पहाड़ को काट करके उसमें से मंदिर बना दिया। मंदिर से ये तो नहीं है ना कि मंदिर में मतलब कि सब ढकोसले होते थे। अगर मंदिर बन रहा है तो साइंस, टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर के नॉलेज के बिना आप इतनी बड़ी डिजाइन और उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। बेमिया में हजारों फुट पहाड़ पर और भगवान बुद्ध की जो है वो मूर्ति को उकेर देना, कैसे स्कैफोल्डिंग लगाए होंगे, उतना ऊंचा वो पहुंचे कैसे होंगे, और उसके बाद वो 1000 साल तक वो रहा, कोरोजन का शिकार नहीं हुआ। दिस शोज दी हाई लेवल ऑफ नॉलेज। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो आप उस समय था यही आज भी है और हमको सब पता था, नहीं, बट वी वर अ क्वाइट एडवांस सोसाइटी और हमारी नॉलेज के लिए हम दुनिया भर में फेमस थे। इसलिए वी आर ग्रेटफुल टू दिस, जो हमारी हजारों साल की एक हिस्ट्री है जिसके हम सब एक मुश्तरका, वसीम साहब हो गए, आप हो गए, हम लोग उसके एक वारिस हैं। मुझे एक बार वसीम सर ही बता रहे थे कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी वसीम साहब के घर के एकदम बगल में ही है। एंड दीज वर द यूनिवर्सिटीज वेयर दे वर राइटिंग हाई स्टैंडर्ड ऑफ। तो बिल्कुल नेहरू जी का भी बहुत सम्मान है, उन्होंने बहुत एजुकेशन को दिया। लेकिन मेरा वही आर्गुमेंट है कि अगर आईआईटी खोल देने से बच्चों की ब्रेन बन जाती तो मेरे ख्याल से पंजाब में पहली इंजीनियरिंग कॉलेज कब खुली थी वो आप देख सकते हैं। लेकिन वो रेपुटेशन बच्चों की क्यों नहीं है? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स नहीं पढ़ाते, एटीट्यूड होता है, सोचने समझने का तरीका होता है, ज्ञान के प्रति ऑब्जेक्टिव नजरिया होता है। ज्ञान जो है वो इतनी आसानी से नहीं आता। अगर आप खुले दिमाग के नहीं है, आपके दिमाग के जो अप्रोच है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं आएगा। तो मैं फिर से यही कहूंगा कि पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि उसने अपने एजुकेशन को जो है वो मर्ज कर दिया उस चीज से जिससे मर्ज होने की आवश्यकता नहीं थी। अगर वो उसको मर्ज नहीं करते तो पाकिस्तान हैज इनहेरिटेड यूनिवर्सिटीज लाइक तक्षशिला, नालंदा, और इसके वो भी इनहेरिटर थे, पर उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। इसलिए यूनिवर्सिटी बनाने के बाद भी उस, आई एम श्योर कि सारे पाकिस्तानी बुरे इंजीनियर होंगे, मैं ये नहीं मानता, कई बहुत अच्छे स्कॉलर भी होंगे। वसीम सर एक स्कॉलर एट पार है, उनकी बातें सुन के किसी को ये नहीं लगेगा कि ये पाकिस्तान से पढ़े हुए हैं, इनको सुन के लगेगा कि भाई किसी भी हाई स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, आपको सुन के ऐसे लगेगा। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप कंपैरिजन की बात करेंगे तो मेरे ख्याल से मैंने कुछ पाकिस्तान के बुक्स को देखा। मैं पिछले करीबन 2-3 साल से पाकिस्तान के स्टूडेंट्स या बच्चे जो हैं, यंग बच्चे जो यूट्यूब पे, उनसे बात करता हूँ, बट मैं उनको बहुत अच्छा मनुष्य पाता हूँ। आई फाइंड देम वेरी गुड ह्यूमन बींग्स। बट मैं एक बात कहूंगा, मैंने ये नोटिस किया कि उनका जो आईक्यू स्टैंडर्ड है या जो नॉलेज का परसेप्शन का जो स्टैंडर्ड है वो शायद जानबूझ के बहुत नीचे रखा हुआ है। तो जो वो बातें करते हैं, वो जिस लेवल पे वो बातें करते हैं, वो लेवल हमारे यहाँ पे क्लास 6-7 के बच्चे का हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के बच्चे कम हैं, पाकिस्तान के बच्चे उतने ही अच्छे हैं जितने इंडिया के। परहैप्स अगर वो अप्रोच दी जाए एजुकेशन के प्रति, दैट इज व्हाट मिसिंग। तो मुझे क्या लगता है कि कंपैरिजन में तो इंडिया कहीं, पाकिस्तान कहीं नहीं लगता अभी इंडिया के आगे। उसका रीजन ये है कि इंडिया जो है वो सिर्फ 1947 से नहीं है, इंडिया जो है वो हजारों साल से है, और यही ज्ञान परंपरा, साइंस, विज्ञान हमको बनाया है। और इसी वजह से आज हमारी यूनिवर्सिटियां हो, यही बच्चे, हमारी भले आईआईटी को टॉप 10 में रैंक ना मिले, लेकिन यही हार्वर्ड में बच्चे जाते हैं जिनकी रैंकिंग टॉप 10 है। 1/4 सीट्स विद स्कॉलरशिप्स इंडियंस की होती है और चाइनीज की होती है, चाइनीज को भी पीछे छोड़ते हैं। सो बेसिकली जो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है वो चला इंडियंस रहे, उनके प्रोफेसर इंडियंस है, उनके डीन्स इंडियन है। अगर आप एक लिस्ट निकालेंगे तो वो सारे ये कहते हैं कि भाई अगर इंडियंस अगर निकल जाए यूएस से या कहीं यूके से, तो उनकी कई यूनिवर्सिटियों को यू हैव टू शट डाउन बिकॉज इट इज बीइंग रन लिटरली बाय इंडियंस स्कॉलर्स एंड ऑल दैट। इसका ये मतलब नहीं कि वो काम है, हम काम खराब है।
या मेरे कहने का मतलब रैंकिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी भी उसलिए क्योंकि ये वेस्टर्न अप्रोच है, वेस्ट के सारे पैरामीटर्स हैं, उनके पास सारे के सारे जो जोनल्स हैं उनके ऊपर उनका कंट्रोल है। तो आप यहाँ से अगर मान लीजिए पब्लिश करना चाहते हैं और आपको 50,000 रुपए एक पब्लिकेशन का लगता है तो लोग डर जाते हैं। सो आई थिंक कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज क्वाइट इवॉल्व, इट इज एट पार विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अगर भारत में कोई टॉप 10 यूनिवर्सिटी नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये यूनिवर्सिटियां टॉप 10 के लायक नहीं है या उनके फैकल्टी उसके लायक नहीं है। दे आर एज गुड एज टॉप 1 टॉप 2। मैंने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में पढ़ाई की, उसकी रैंकिंग टॉप 10 थी। उसके बाद मैंने ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज स्विट्जरलैंड से पढ़ाई की, उसकी रैंकिंग टॉप 30 में थी। उसके बाद मैंने पीएचडी किया है हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी से, उसकी रैंकिंग जो है वो लॉ के फील्ड में मेरे ख्याल से 150 के आसपास है। सो इंडियंस और पाकिस्तानी भी, मैं पूरा यकीन है कि अपनी उनके भी कुछ स्टूडेंट्स हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में जाते होंगे और वही लोग रैंकिंग को बढ़ाते भी हैं। बट पाकिस्तान हैज अ लॉन्ग 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 वे टू गो, बिकॉज पाकिस्तान थिंक्स इन अ, पाकिस्तान पहले उत्तर सोच लेता है, बाद में वो उसके हिसाब से प्रश्न को करता है। दिक्कत यह है कि दे डू नॉट वांट टू चैलेंज देयर नॉलेज, वो उस पर एडमेंट है। चाहे वो मैंने देखा लिबरल सेक्शन हो और चाहे मैंने देखा रिजिड सेक्शन को, दोनों की दिक्कत यह है कि वो एक सेट ऑफ नॉलेज है जिसको वो उसी तरीके से देखना चाहते हैं जो उनको कंफर्टेबल लगता है। वो एग्जिस्टिंग नॉलेज को चैलेंज नहीं करना चाहते, विच आई थिंक इज अ रियर हैंडीकैप। बट पाकिस्तान को एजुकेशन के फील्ड में बहुत लंबा जाना होगा, बहुत लंबा। अच्छा वसीम साहब, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर आपको पता है मुंबई में ताज होटल में ठहरे थे, और ताज जो है ये टाटा ग्रुप ओन करता है, और ये वही होटल है जहां पे अजमल कसाब और उसके साथियों ने हमला किया था। पिछले दिनों मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि मुख्तलिफ मुल्कों की रैंकिंग क्या है साइंस और टेक्नोलॉजी में, तो उसमें उन्होंने कहा जी कि अमेरिका को वो 100 नंबर में से 95 नंबर देंगे, साउथ कोरिया वुड गेट 92, इंडिया वुड गेट 70 एंड पाकिस्तान गॉट 35 मार्क्स। इस रैंकिंग को कैसे देखते हैं आप? यार ये मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक दुरुस्त है ये रैंकिंग, और उसकी वजह ये है कि देखें, मैं समझता हूँ कि जहाँ पे भी जो तालीम दी जाती है ना, तालीम का जो प्रोडक्ट है ना, वो है कोई इनोवेशन, कोई इन्वेंशन, कोई डिस्कवरी, कोई रिसर्च। और अगर तालीम रिसर्च की सूरत में सामने नहीं आती तो वो बिल्कुल बेमानी हो जाती है। अगर आपने सिर्फ स्टूडेंट्स को रटे लगवाने हैं और क्रैमिंग करवानी है, तो वो एक कंप्यूटर जो है वो बेहतर तौर पे कर सकता है। चैट जीपीटी किसी भी इंतहाई ज़हीन तालिब इल्म से ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा कॉम्पिटेंट है। तो अब आप देख लें कि हमारी जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें कितनी रिसर्च हो रही है, हमारे कितने ऐसे स्कॉलर्स हैं जिनकी रिसर्चेस जो हैं वो इंटरनेशनल मैगजीन्स, जो इंटरनेशनल जर्नल्स हैं, इंटरनेशनल जर्नल्स में छप रही हैं। हमने क्या कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स जनरेशन ऑफ नॉलेज। मुझे याद है मैं बहावलपुर में था, तो वहाँ पे एक डिपार्टमेंट है सराइकी का, तो वहाँ वाइस चांसलर ने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को कहा कि भाई आप लोग सिर्फ पढ़ाते हैं, कोई रिसर्च भी किया करें सराइकी लैंग्वेज पे। तो उन्होंने कहा जी कि आप फिर हमें कोई एक्स्ट्रा पैसे भी तो दें ना, अगर आप चाहते हैं कि हम रिसर्च करें तो कोई एक्स्ट्रा पैसे भी हमें दें, वो तो आप दे नहीं रहे। तो जहाँ पे फैकल्टी का ये एटीट्यूड हो, और इसी तरह आप इवन हमारी जो बड़ी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी है, कायद आज़म यूनिवर्सिटी है, वहाँ चले जाएं और वहाँ पे जाके आप ये देखें कि हमारी कितने परसेंट फैकल्टी है जो कि जिनकी रिसर्चेज इंटरनेशनल जर्नल्स में छपी हैं। तो हो सकता है कि वो कोई 25% भी ना हो। कुछ लोगों ने, हो सकता है कुछ रिसर्चेस छपवाई हों, कुछ आई हों कुछ लोगों की, हो सकता है लोगों ने वो रिसर्चेस छपवाई हों, इस तरह से आई हों उनकी, लेकिन एज सच हमारे यहाँ
जो रिसर्च करने का रुझान है उसका फुकदान है। यानी हमारे नज़दीक जो स्कूल है, जो कॉलेज है, जो यूनिवर्सिटी है, तीनों का फंक्शन एक ही समझा जाता है कि भाई टीचर क्लास में आएगा, पढ़ाएगा, आपको नोट्स देगा, आपको इम्पोर्टेंट सवाल बताएगा और आपको इम्तिहान में अच्छे ग्रेड्स दिलवाएगा। जहाँ तक क्रिटिकल थिंकिंग का ताल्लुक है, जहाँ तक एक साइंटिफिक अप्रोच का ताल्लुक है, जहाँ तक रिसर्च आउटपुट का ताल्लुक है, तो वो तो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ख़ास तौर पे, और बाकी कॉलेजेस स्कूल्स को तो आप रहने देना। तो बात एटीट्यूड की है, बात एक रिसर्च ओरिएंटेड एक टेम्परामेंट की है, जो कि हमारे यहाँ नहीं है। बुनियादी चीज़ क्रिटिकल थिंकिंग की डेवलपमेंट है, जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ और हमारे तालीमी इदारे मुहैया नहीं करते। यहाँ पे तो तालिब इल्मों को ये कहा जाता है कि आप किताबें पढ़ें और किताबों में से चीज़ें याद करके आएँ और इम्तिहान में लिख दें, ताकि आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलें इम्तिहान में। तो जहाँ पे सिर्फ आपने अच्छे नंबर लेने हैं, वहाँ पे फिर क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप होगी और वहाँ पे रिसर्च कैसे होगी और वहाँ पे फिर आप कैसे इंटरनेशनल लेवल पे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ का मुकाबला कर सकेंगे। अच्छा वसीम साहब, इस पे मुझे एक जोक याद आता है। क्वेटा यूनिवर्सिटी में एक ब्रिगेडियर साहब थे वाइस चांसलर, तो पाकिस्तान स्टडीज के जो डिपार्टमेंट के हेड थे उनसे कहते हैं, सिद्दीकी नाम था शायद उनका, कि सिद्दीकी साहब आप ना रिसर्च भी करवाया करें। तो सिद्दीकी साहब ने आगे से कहा, सर इस मजमून का भरम उस वक्त तक है जब तक इसमें रिसर्च ना हो। तो ये भी एक मसला होता है। अच्छा अभिषेक जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारी जो है ना इंडिया पाकिस्तान की वॉर ऑफ वर्ड्स जारी है, पिछले 8-10 दिन में बड़ी गर्मी आई उसमें। वसीम साहब ने भी अभी इशारा किया कि जैसे कोर कमांडर्स की मीटिंग थी तो उसमें भी गर्मा गर्मी की बातें हुई जो बाहर निकली। तो इससे निकलने का कोई तरीका है आपके ख्याल में, कैसे हम निकल सकते हैं? जी जी, देखिए सर, वसीम सर ने बहुत अच्छे से रिसर्च को एक्सप्लेन और हाईलाइट किया। पर देखिए, जब मैंने ना एकेडमिया ज्वाइन किया सर, बिकॉज मैं तो लॉयर था और मैं वॉलंटरीली नहीं आया, मुझे एक सिचुएशन ऐसा बना था, किसी ने मुझे जबरदस्ती भेजा एकेडमिया में। तो चले, जब मैं आ गया ना, तो मैं एक बार पूछने गया उनसे, मैंने कहा सर एकेडमिया क्या होता है, मुझे बता तो दो, मैंने तो अभी तक प्रोफेसर देखे हैं, मैं कैसे बन जाऊं प्रोफेसर, मुझे तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं पढ़ा सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि तुम एकेडमिया में हो, धीरे धीरे खुद ही समझ जाओगे कि करना क्या। और मैं आपको एक बात बताता हूँ सर, आज मुझसे कोई पूछता है ना कि एकेडमिया में, मैं बोलता हूँ अगर तुम्हें डिविनिटी अटेंड करनी है, डिविनिटी, तो वो एक ही तरीका है, उसका नाम है एकेडमिया। क्योंकि एकेडमिया को हमारी कुछ यूनिवर्सिटियों ने ट्रांसफर ऑफ नॉलेज बना दिया है। इट इज एन इंस्टीट्यूशन टू ट्रांसफर द एग्जिस्टिंग नॉलेज, वेयर एज ट्रू एकेडमिया में ट्रांसफर ऑफ नॉलेज 30% है, 70% क्रिएशन ऑफ नॉलेज है। और क्रिएशन ऑफ नॉलेज जो है, उसके लिए जैसा वसीम सर ने हाईलाइट किया, क्रिटिकल थिंकिंग, या मैं कहता हूं जब तक आपके अंदर अनलर्निंग की कैपेसिटी नहीं आती है, इफ यू आर नॉट रेडी टू अनलर्न। कल मैं, आप कभी होगा ना तो आशुतोष राणा जी का एक बड़ा अच्छा आया हुआ है, रावण और लक्ष्मण संवाद। रावण मर रहा है और लक्ष्मण को राम जी ने भेजा कि जरा तुम उनसे ज्ञान लेकर के। तो बड़ा अच्छा उसमें मुझे एक रहता है, उसने कहा कि अहंकार किसी भी चीज का हो, चाहे भक्ति का चाहे शक्ति का, दोनों ही घातक होते हैं। और ज्ञान का अहंकार, उसका कोई तोड़ नहीं है, मगर उसका एक ही तोड़ हो सकता है और वो ये है कि अहंकार का ज्ञान। सो ज्ञान का अहंकार होना और अहंकार का ज्ञान होना, ये दोनों बड़ी अलग अलग चीजें हैं। तो बड़ा अच्छा मुझे वो लगा। मैं वही कहूंगा कि जब तक आप नॉलेज को चैलेंज करने के लिए तैयार नहीं है, इफ यू आर नॉट रेडी टू अनलर्न, इफ यू आर ओपन माइंडेड, एक मुझसे कोई पूछे एक एजुकेशन सिस्टम में आउटकम क्या होना चाहिए, तो मैं आउटकम लिखूंगा कि एट द एंड ऑफ द 5 years or 6 years or 4 years, that whatever a student goes through, that person should be an open minded person. वो अगर आप उसको सेंसिटिव बना रहे हो, अगर आप उसको बता रहे हो छोटी बात से ऑफेंड हो जा रहा है, तो वो फिर उसने एजुकेशन नहीं लिया है। एजुकेशन का मतलब ओपननेस, फ्लेक्सिबिलिटी, अनसर्टेनिटी,
मैं जितना पढ़ता हूं मैं उतना ज्यादा अनसर्टेन हो जाता हूं कि देयर इज possibility of anything. So that's how I take it. So academia is not just transfer of knowledge, it is creation of knowledge as well, and that's where West is taking advantage, क्योंकि सारी creation वहां से हो रही है आज के समय में, most of the creation. अच्छा, अब आपने कहा कि जो वॉर ऑफ वर्ड्स चल रहा है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो देखिए ये तो जी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है ना, पाकिस्तान एक नैरेटिव जो है वो वॉर उसने जीता या ना जीता, मगर एक नैरेटिव की वॉर तो उसने खड़ी कर दी जो इंडिया के लिए टैकल करना जो है वो इतना आसान नहीं था। तो उसको देखते हुए फिर उस नैरेटिव को थोड़ा सा ब्लंट आउट करने के लिए हमारे यहाँ से स्टेटमेंट दिए जाते हैं, मगर वो स्टेटमेंट एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालने के लिए तो हो सकते हैं, बट इंडिया एज सच डजंट बिलीव इन हॉट परसूट, वॉर या वायलेंस। ये हमको इंडिया बनाता ही नहीं है। एनीवन हु इज नॉट द बिलीवर ऑफ, जैसे हमारे अजीत डोभाल साहब कहते हैं कि डिफेंसिव ऑफेंस, सो वी आर द बिलीवर ऑफ डिफेंसिव ऑफेंस। हम अपने डिफेंस में ऑफेंस करते हैं, हम अपने दूसरों पे ऑफेंस करने के लिए हम ऑफेंस नहीं करते। तो हम इसीलिए पिछले 1000 साल से अपने घर में लड़ रहे हैं, बाहर जाके लड़ ही नहीं रहे। जबकि मनुष्य तो वही है ना, कौन सा ऐसा मनुष्यों में डिफरेंस हो जाता है, वही पाकिस्तानी है। आपने उनके सोचने का तरीका बदल दिया, आज पाकिस्तानी दुनिया भर में लड़ाकों के रूप में जाने जा रहे हैं, यहाँ फट रहे वहां फट रहे। तो और यहाँ के लोग हैं उनको उसमें कोई रुचि नहीं है। तो एक ही परिवार के लोगों को आप अगर दो तरीके से आप ग्रूम करें तो आपके सामने रिजल्ट आ जाता है कि एक पंजाब है वहां से टेररिज्म नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरा पंजाब है वो टेरर का वो हॉटबेड बन रखा है। सो दैट शोज कि आप जैसा समाज बनाना चाहते हैं उसको कैसे आप एग्जीक्यूट करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो वॉर ऑफ वर्ड है इसको रोकने का एक तरीका है, पाकिस्तान को चाहिए कि वो यूनिवर्सिटियों पे ध्यान दें, इंडियन और पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज के बीच में एक्सचेंज हो, बच्चे आए पढ़ें, सेमेस्टर एक्सचेंज करें, वो यहाँ पर आकर के 3 महीना 4 महीना आके पढ़े। अगर उस तरीके का माइंडसेट हो जो कि इंडियन गवर्नमेंट को नहीं लगे कि ये आए हैं यहाँ पे भाई वो तबलीगी शुरू कर दे, दिक्कत हो जाए फिर कि और भी एक बवाल हो गया। तो अगर उस तरीके के ओपन माइंडसेट के बच्चे आ रहे हैं, वो हमारे एजुकेशन सिस्टम देखना चाहते हैं, वो देखे आए, 1 महीना ही रह के जाए, 1 हफ्ता ही रह के जाए, हमारे यहाँ के बच्चे वहां से देख के आए। तो एजुकेशन एक्सचेंज होना अच्छी चीज है। अगर मान लीजिए जब तक फिजिकल नहीं है आप वर्चुअल एक्सचेंज करवा लें, उसमें क्या दिक्कत है। बच्चा पाकिस्तान से बैठ करके 1 हफ्ते की क्लास अटेंड करके देखे, उधर का बच्चा जो यहाँ का बच्चा जो है वहां की 1 हफ्ते की क्लास अटेंड करके देखे, वो पब्लिक में हो, क्या दिक्कत है। जैसे मेरे लेक्चर से कोई आए बैठे उसको पब्लिक में डालना चाहता है, मोर देन हैप्पी टू मेक द पब्लिक। सो दिस कुड बी एक्सचेंज, जिससे कि ये जो फियरी स्टफ है ना कि इंडिया और पाकिस्तान का मतलब है जस्ट न्यूक्लियर वेपन, ये जो यूनिडायमेंशनल रिलेशनशिप का एनालिसिस हो रहा है, इसको इससे ऊपर आने की आवश्यकता है। अच्छा वसीम साहब, ये जो तजवीज दी है अभिषेक जी ने कि स्टूडेंट्स का एक्सचेंज हो, मुझे तो लगता है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है इसके बिल्कुल हक में नहीं है। वो एनिमी इमेज जो है ना उसको बरकरार रखना चाहते हैं। मेरे अपने प्रोफेसर थे परवेज इकबाल चीमा, उनको एक इंडियन थिंक टैंक ने बुलाया 1 साल के लिए। उन्होंने अपने दोस्तों से मशवरा किया तो उन्होंने मना कर दिया कि मत जाएं, आपके ऊपर ठप्पा लग जाएगा प्रो इंडिया का। तो उन्होंने माजरत कर ली, नहीं मैं बहुत बिजी हूं। उस थिंक टैंक ने फिर 6 महीने की भी ऑफर की, उससे भी उन्होंने माजरत कर ली। 3 महीने की भी उन्होंने ऑफर की, उससे भी उन्होंने माजरत कर ली। तो ये एक हमारे यहाँ एक डीप सीटेड इनसिक्योरिटी है। तो आप कैसे देखते हैं इस चीज को? और देखिए पिछले दिनों हमारे यहाँ म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की भी बातें हुई, जिसको मैड कहा जाता है, न्यूक्लियर एक्सचेंज के बाद जो सूरत हाल होती है। तो खुदा ना खास्ता अगर इन दोनों मुल्कों में न्यूक्लियर एक्सचेंज होती है तो उसमें जो लोग बच जाएंगे, आपके ख्याल में वो क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे कि हमने कश्मीर के लिए ये किया था, क्यों हुआ ये सूरत हाल? क्या उनमें इतना शऊर आ जाएगा कि वो अपनी गलतियों को एनालिसिस जो है ऑनेस्टली कर सकें? तो क्या है कि कश्मीर के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं या कोई और वजह है डीपर देन द कश्मीर इशू? देखिए, इसको बहुत से डिफरेंट एंगल से लिया जा सकता है और उस पर अलहदा से एक सेशन किया जा सकता है कि असल वजह क्या है। क्या इसकी वजह कश्मीर है या इसकी वजह हमारी आइडियोलॉजी है जिसमें म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस की कोई प्रोविजन ही नहीं है। तो वो ये एक अलहदा इशू है। लेकिन मेरा ख्याल ये है जो आपने बात की है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों मुल्कों को, मेरा ख्याल है ये चाहिए
कि अगर आप चाहते हैं कि खित्ते में अमन हो तो फिर ये जो दीवारें आपने कायम की हुई हैं ना, इनको आप गिराएं। यानी कम से कम पीपल टू पीपल कांटेक्ट तो होने दें ना। यानी स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम जो है वो भी इसी का हिस्सा है, एक पीपल टू पीपल कांटेक्ट का। तो वो देखा जाए तो उसमें पाकिस्तान की तरफ से भी ये चीज़ है और इंडिया की तरफ से भी है। दोनों मुल्कों की जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं वो नहीं चाहती कि लोग आपस में आएं और मिलें और उनके दरमियान एक ताल्लुक रहे। हमारे यहाँ ज़्यादा है, इंडिया में कम है, लेकिन है। तो अब कम से कम जो पीस एक्टिविस्ट्स हैं पाकिस्तान में, जो कि बड़ी एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच रखते हैं, उन लोगों को तो मेरा ख्याल है कि अकोमोडेट किया जाना चाहिए था इंडियन एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनको भी नहीं किया जाता। मैं खुद भी उसका शिकार रहा और पूरा 1 साल तक वो मेरा जो मेरे वीज़े की जो एप्लीकेशन थी वो अंडर प्रोसेस ही आती रही अंटिल के वो बैन कर दिया गया वीज़ा दोनों तरफ से। तो मेरा ख्याल है कि जो लोग इस तरह की अप्रोच रखते हैं उनको तो वेलकम किया जाना चाहिए। बाकी हमारे यहाँ बिल्कुल यही चीज़ है, हमारी एस्टैब्लिशमेंट भी नहीं चाहती कि आपस में राब्ता हो। अभी आप नेट पे चले जाएँ, आप हिंदुस्तान टाइम्स देखना चाहें तो आपको नहीं वो मिलेगा। वो सारी इंडियन वेबसाइट्स को बैन किया हुआ है। ग़ालिबन इंडिया में भी ऐसे ही है और इसी तरह टीवी चैनल्स जो हैं वो इंडिया में बैन है। क्यों अभिषेक भाई, ऐसा ही है? हाँ जी। तो मेरा मतलब है कि किसी ना किसी लेवल के ऊपर जो है वो इन्होंने बैन किया हुआ है ये। और लोगों के दरमियान भी ये नहीं चाहते कि लोग वहाँ के यहाँ आएँ और यहाँ के वहाँ जाएँ। तो मेरा ख्याल है ये बहुत एक शॉर्ट साइटेड अप्रोच है कि जिसमें लोगों को एक दूसरे से अलहदा कर दिया जाए और जंगी जुनून को हवा दी जाए और एक जिंगोइस्टिक अप्रोच रखी जाए। ये चीज़ें जो हैं ये डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाती हैं और आज के दौर में डिस्ट्रक्शन म्यूचुअल होती है। जैसे अभी आप मैड की बात कर रहे थे। तो बेहतरी का और भलाई का और खुशहाली का और तरक्की का रास्ता यही है कि अवाम के दरमियान दूरियां ख़त्म की जाएँ, जो गलतफ़हमियाँ हैं ख़त्म की जाएँ, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए जाएँ और जो बहुत से शोबे हैं उनमें तावन को फ़रोग़ दिया जाए ताकि अवाम की बेहतरी हो, अवाम की फ़लाह हो, बजाय इसके कि तबाही। इस वक्त टेंशन्स बहुत हाई हैं दोनों मुल्कों में, फिर भी मैं एक तजवीज़ देना चाहता हूं कि इंडियन और पाकिस्तानी जर्नलिस्टों को ऐसी कमेटी बनानी चाहिए, 10-10 लोग हों दोनों तरफ से, और वो फैक्चुअल एक्यूरेसी को कम से कम देखें कि एक जो स्टेटमेंट दी गई है वो कितनी फैक्चुअली एक्यूरेट है, कितनी फैक्चुअली इनएक्यूरेट है। और चाहे वो गवर्नमेंट का उससे कोई ताल्लुक ना हो, लेकिन वो एक अच्छा किरदार अदा कर सकती है। सो थैंक यू वेरी मच वसीम साहब, थैंक यू अभिषेक जी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।